Assalamualaikum student. I am going to teach you physics. We will discuss about the topic of the chapter number 9, the nature of light. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपने 1 to 7 चैप्टर्स कवर अप कर चुके थे। 7 चैप्टर्स के बाद 8 चैप्टर आपका जो है वो गोइंग ऑन है। मैं यहाँ पर जो है वो आपको 9 चैप्टर से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, 9 चैप्टर के अंदर जो हमारा टॉपिक का नेम है या जो हमारे चैप्टर का नेम है वो है नेचर ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली लाइट की नेचर के बारे में पढ़ना है और नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस तकरीबन मोर देन 30 साइंटिस्ट ने किया था। और उन मोर देन 30 साइंटिस्ट के अंदर बेटा हमारे पास तकरीबन बहुत सी थ्योरीज है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो आपके अकॉर्डिंग सिलेबस है हम यहाँ पे जस्ट मेन 4 to 5 साइंटिस्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सबसे पहले लाइट के थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि लाइट है क्या चीज़, फिर हम जो है वो नेक्स्ट थ्योरी के पास चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट बेटा हम लाइट को सिंपली बहुत समझते हैं कि लाइट एक बहुत सी सिंपल एक ऑब्जेक्ट है ना, सिंपल सी एक चीज़ है, लेकिन एक बहुत मिस्ट्री ऑब्जेक्ट है। लाइट एक मिस्ट्री सी थिंग है। क्यों मिस्ट्रीज थिंग है? क्योंकि इस पर तकरीबन 400 सालों से जो है वो काम हुआ, तब जाके जो है वो अभी भी स्टिल हमें नेचर ऑफ लाइट कंफर्म हुई है कि नेचर ऑफ लाइट है क्या चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट के अंदर हम ये बताते हैं कि लाइट हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा इसका जो है वो इफ़ेक्ट होता है। हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट। हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसके ब्यूटीफुल कलर्स को देख रहे हैं, उसकी तकरीबन उसकी ब्यूटी को देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्या है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट है। ठीक है, तो लाइट डेफिनेटली हमारे सराउंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। अगर बेटा मैं बात करूं कि लाइट डेफिनेटली कलर्स हम देख पाते हैं लाइट के बिहाफ पर, इसके अलावा जो है वो हम अगर इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो नथिंग कैन बी कंपेयर विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट होती है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। तो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड का मतलब अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से या लाइट को आप 1 सेकंड के लिए ऑन करें, ठीक है, और वो 1 सेकंड में क्या करेगी, वो विद इन अ सेकंड अर्थ के 7 रेवोल्यूशंस कवर अप करके उसी स्पॉट पर दोबारा आ सकती है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो हम अपनी जो है वो नेचर ऑफ लाइट, होप्स हो कि आपको लाइट के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मिला होगा, समझ में आई होगी कि लाइट है क्या चीज़। ठीक है, तो मैंने जैसे कि अभी बताया आपको कि न्यूटन ने या डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो लाइट पर काम किया और मोर देन 30 साइंटिस्ट ने इस पर काम किया। उसमें से हम पहले साइंटिस्ट पे जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 साइंटिस्ट कौन थे? नंबर 1 साइंटिस्ट थे न्यूटन, जिन्होंने इस पर काम किया। तो सबसे पहले थ्योरी आपकी क्या है? नंबर 1 थ्योरी है कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो पहले हमारे पास जो थ्योरी है वो है न्यूटन की, जिसको हम कहते हैं कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अंदर किसने काम किया था? डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो न्यूटन ने काम किया था इन 16th सेंचुरी। ठीक है, तो सबसे पहले काम जो है वो न्यूटन ने इस पर ऑब्जर्वेशन करी थी और ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें बताया कि 16th सेंचुरी के अंदर इस थ्योरी को बताया गया। न्यूटन ने क्या ऑब्ज़र्व किया? ठीक है, न्यूटन ने ऑब्ज़र्व किया कि हम जस्ट एक रूम लिया और कहा, उस रूम को इन्होंने डार्क रूम बनाया सराउंडिंग को, और फिर उस रूम के बाद उन्होंने इस पर एक विंडो ओपन कर दी। ठीक है, विंडो ऑन करने के बाद हम नॉर्मली देखते हैं कि जब हम किसी सनलाइट स्पेशली, ठीक है, सनलाइट जब विंडो से पास आकर हो रही होती है, ठीक है, जब वो पास होकर आती है तो वो एक रे की फॉर्म में आती है। ठीक है, उस रे को जब हम
कीनली ऑब्जर्व करते हैं तो उस कीनली ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता लगता है कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स शामिल हैं। क्योंकि देखो अभी हम बात क्या कर रहे हैं, हम न्यूटन की बात कर रहे हैं, और न्यूटन ने जो ये सारी चीज़ें बताई थी वो 16th सेंचुरी में बताई थी, ठीक है। तो आप अपने माइंड में बेटा ये रखिएगा कि अभी हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं वो 16th सेंचुरी की कर रहे हैं, क्लियर। तो न्यूटन ने उन छोटे छोटे पार्टिकल को देखकर बताया, क्योंकि आज को तो हमें मालूम है कि वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उस वक्त न्यूटन ने क्या बताया इसके बारे में कि वो डस्ट पार्टिकल नहीं है बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो लाइट के पार्टिकल हैं। सबसे पहले न्यूटन ने लाइट को जो बताया उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसकी थ्योरी क्या थी, या इसको अकॉर्डिंग टू न्यूटन के लिए डेफिनेशन कह लीजिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन वो क्या थी कि लाइट जो है वो बेसिकली मैटर नेचर है, ठीक है। लाइट इज अ मैटर नेचर, क्या मतलब, टाइनी पार्टिकल। लाइट कंपोज ऑन द टाइनी पार्टिकल, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन वो टाइनी पार्टिकल कौन से थे, टाइनी पार्टिकल जो है वो मासलेस थे, मासलेस, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, एंड रिजिड। ये उसे कुछ प्रॉपर्टीज बताई न्यूटन ने कि जो पार्टिकल है वो मासलेस होगा, उसका मास नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा वो परफेक्टली इलास्टिक होंगे। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या, जस्ट लाइक द बॉल, मैं टेनिस बॉल की बात करूं, ठीक है, क्योंकि छोटे पार्टिकल होता है ना, जब मैं उसको स्ट्राइक करूंगा किसी दीवार पर तो डेफिनेटली क्या करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो जिस स्पीड से मैं उसको स्ट्राइक करूंगा उतनी ही स्पीड से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। यही कॉन्सेप्ट जो है वो इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक को शो कर रहा है। टाइनी पार्टिकल के बाद उसने कहा था कि मासलेस, बहुत छोटे पार्टिकल है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि मैं यहाँ पे पार्टिकल कह रहा हूँ, पार्टिकल का मतलब मैटर नेचर, और डेफिनेटली आपको पता है कि मैटर की डेफिनेशन ही क्या होती है। हम कहते हैं मैटर किसे कहते हैं, दोज मटेरियल विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। मास होना चाहिए, यहाँ कह रहे हैं कि मास नहीं है, ठीक है। तो दो अलग अलग सी बातें हो गई, इसलिए उन्होंने इस बात को वर्ड को चेंज कर दिया कि हम इस मासलेस पार्टिकल कहने के बजाय इसका नेम चेंज कर देते हैं। वो नेम क्या कर रहा है उन्होंने कि उन्होंने टाइनी पार्टिकल को कह दिया कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या कह दिया, टाइनी पार्टिकल को कर्पस्कल्स। कर्पस्कल्स के मायने भी जो है वो एक टाइनी पार्टिकल या मासलेस पार्टिकल के हो गए, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद न्यूटन ने इसकी मज़ीद इस डिस्क्रिप्शन बताई कि भाई अब पार्टिकल आ कहाँ से रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, द इमिट्स फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। तो एक पॉइंट ये हुआ आपका कि लाइट जो है वो क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से इमिट आउट हो रही है। उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डेफिनेटली आपको मालूम है कि ऐसे मटेरियल जो कि एक ब्राइट या कोई लाइट ग्लो करें, ठीक है, चमकदार से कोई मटेरियल हो जिसमें से रोशनी निकल रही हो, इमिट आउट हो रही हो, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन उस 16th सेंचुरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो ग्लोइंग एलिमेंट या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या जिसके हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हम जिसको कह सकते हैं वो सन थी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो वॉर्म्स थे, ठीक है, नेचर जो लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वॉर्म्स हो गए या ग्लोइंग फिशेज़ हो गई, ये कुछ एलिमेंट्स थे या कुछ चीज़ें थी जो कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करवाती थी। उसके अलावा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी हमारे पास बहुत सारी हैं, जस्ट लाइक द लाइट बल्ब है, सेवर है, फ्लेम है, तो लैंप है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आर्टिफिशियल इससे लाइट को ग्लो करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात हो गई। उसके अलावा लाइट पार्टिकल निकल तो रहे हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, लेकिन किस तरह निकल रहे हैं, दे इमिट्स विद ट्रेमेंडस स्पीड, ठीक है। उस वक्त तो लाइट की स्पीड को कैलकुलेट नहीं किया गया था, लेकिन लाइट की जो स्पीड है वो बहुत
स्पीड से बहुत रैपिडली जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से इमिट आउट होती हैं, तो इसलिए उस वक्त न्यूटन ने कहा कि ये बहुत रैपिडली जो है वो इमिट आउट हो रहा है इसमें से पार्टिकल। ठीक है, तो इसके बाद एक पॉइंट और हम करते हैं कि न्यूटन ने, अभी मैंने आपको डेफिनेशंस बताई कि सपोज करें सन को हम एज अ सोर्स ले रहे हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर, ये हमने करपास्कल्स पार्टिकल्स को डिफाइन किया। ठीक है, अब आप जब इस तरह ड्राइंग करके बताते हैं करपास्कल पार्टिकल्स को डिफाइन करते हैं, ये रे की फॉर्म में हमने जो लाइट ड्रॉ की हैं उनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि इस तरह लाइट की तरह या पार्टिकल्स फॉर्म में सोर्स से लाइट निकल रही होती है। ठीक है, इस तरह से लाइट इमिट आउट हो रही होती है। ये सारी चीज़ें न्यूटन ने डिस्क्राइब की। अच्छा जी, ये बातें तो हो गई, न्यूटन ने कंप्लीटली इसको डिफ़ाइन कर दिया, डिफ़ाइन करने की कोशिश करी लाइट को कि भाई हमने लाइट को इस तरह से जो है वो पहचाना या हम इसके बारे में लाइट का इतना जानते हैं। ठीक है, ये न्यूटन की बात हो गई। न्यूटन ने, अब डेफिनेटली आप पढ़ के आए होंगे बायोलॉजी के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी, कि हम छोटी क्लासेस में फिजिक्स के अंदर भी, कि हम जब किसी चीज़ को प्रूव करवाते हैं या हम कोई थ्योरी देते हैं तो थ्योरी देने में आपको उसका साइंटिफिक मेथड प्रूफ करवाना पड़ता है ताकि हम उस थ्योरी को लॉ की तरफ ले जाएं। ठीक है, तो लॉ की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं हम, तो हमें उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट भी प्रूफ करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूफ करवाएंगे हम, उन एक्सपेरिमेंट को जो है वो न्यूटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट भी प्रूफ करवाए जिसको हम कहते हैं प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट क्या थे, तो डेफिनेटली उस वक्त कुछ लोगों ने या इस थ्योरी को पेश करने के बाद कहा गया कि भाई अब आप इसको प्रूव करवाएं, कुछ एक्सपेरिमेंट भी प्रूव करवाएं ताकि आपकी थ्योरी लॉ बन सके। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे, वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लाइट थे। ठीक है, कि लाइट किस किस तरह बिहेव करती है, और आप लोगों ने मोस्टली देखा भी होगा हमारे सराउंडिंग में लाइट जो है वो लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइट जो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, तो उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है हम यहाँ शो करते हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि लाइट क्या, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन, ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट बताई। उसके साथ साथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट बताया। अच्छा जी, उसके साथ साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट बताया। उसके अलावा शैडो फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, ये कुछ नेचर थी ऑफ लाइट की जिसको डिस्क्राइब किया न्यूटन ने एज अ प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोपगेशन की। प्रोपगेशन बेटा कहते हैं मूवमेंट को, ट्रैवलिंग को, कि लाइट ट्रैवल किस तरह करती है। आपने अक्सर देखा होगा, मैं अगर एक टॉर्च लूँ, ठीक है, और उस टॉर्च को ऑन करूँ, तो टॉर्च जब मैं ऑन करूँगा तो इसमें से एक लाइट की बीम निकलेगी और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ऐसा ही होता है। जिस तरह मैंने सन के, आप देखें, अगर मैंने सन के ऊपर ये जो लाइन ड्रॉ करी है, आप अक्सर देखते भी होंगे लाइन की फॉर्म में, रे की फॉर्म में सन में से क्या निकलती हैं, लाइट इमिट आउट हो रही होती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग है, ये न्यूटन ने बताई थी कि लाइट हमेशा किसी भी ल्यूमिनस सोर्स से हमेशा क्या होगी, उसकी प्रोपगेशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगी। तो सबसे पहले न्यूटन ने इसको डिस्क्राइब किया कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है वो, द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट इज ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो ये सबसे पहले प्रोपगेशन समझाई जो हम नॉर्मल डे लाइफ में देखते भी हैं। ये एज अ प्रूव एक्सपेरिमेंट हो गया, तो इसको हमने प्रूव एक्सपेरिमेंट में लिखा। इसके बाद सेकंड थिंग है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आपको 10 चैप्टर में क्लास में समझा भी चुका हूँ। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन का नॉर्मली वर्ड है बाउंसिंग बैक। ठीक है, किसी भी चीज़ को बाउंस बैक हो जाना। अगर मैं यहाँ पे दोबारा न्यूटन की बात को समझाते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, तो न्यूटन ने लाइट को क्या कहा था? टाइनी पार्टिकल और परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या टाइनी पार्टिकल की अगर हम बात कर लें, तो जस्ट लाइक द टेनिस बॉल,
टेनिस बॉल भी क्या है, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो उस टेनिस की बॉल की तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं उस टेनिस बॉल को दीवार पे स्ट्राइक करूं तो स्ट्राइक करने के बाद वो वापस क्या आएगी, मेरे पास ही वापस आएगी, और उसकी स्पीड भी क्या होगी, तकरीबन वही सेम होगी। तो ये परफेक्टली इलास्टिक का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से लाइट की रिफ्लेक्शन नेचर को भी हमें समझ में आई। ठीक है, अगर भाई पार्टिकल है ना, मैटर है, तो मैटर के अंदर इंटरेक्ट नहीं करता, टकरा के वापस ही होना है उसने। तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हमें मिल गया। अच्छा, इसके अलावा रिफ्लेक्शन के बाद जैसे यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, लाइट अगर इस पर स्ट्राइक कर भी रही है तो ये हम लाइट को ड्रॉ करते हैं, लाइट आ रही है आपके पास और ये लाइट सोर्स इस पर स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये सेम एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आप क्लास में पढ़ भी चुके हो, और मज़ीद हम जब चैप्टर्स पे जाएंगे तो आप इसको समझोगे भी कि इस रिफ्लेक्शन के अंदर जो है वो क्या हुआ है, लाइट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के एंगल तकरीबन सेम होता है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों के एंगल क्या होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। ठीक है जी, तो ये रिफ्लेक्शन के लॉज में शामिल हो जाता है। रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ से मालूम हो गया कि पार्टिकल आए और मूव कर गए, बाउंस बैक हो गए। तीसरी चीज़ क्या हुई, अच्छा मैं रिफ्रैक्शन पे आने से पहले मैं आपको शैडो फॉर्मेशन हाथ के हाथ क्लियर कर देते हैं। ठीक है, शैडो फॉर्मेशन कैसे होती है, अगर अभी आप बोर्ड पे देख सकें तो मैं शैडो फॉर्मेशन किस तरह बनती है। देखिए, शैडो का मतलब होता है डार्केस्ट साइड, ठीक है, एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक अपना हाथ का शेडो बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लाइट फॉर सपोज लाइट आ रही है सामने से, मैं इस लाइट के अगेंस्ट अपने हाथ को किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूँ तो सारी की सारी लाइट, अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन हो, तो लाइट के पार्टिकल क्या है, कर्पस्कुलर पार्टिकल है। तो लाइट के पार्टिकल आएंगे और इस हाथ पर या इस ओपेक मटेरियल पर टकरा कर वापस क्या हो जाएंगे, बाउंस बैक। जब भी टकरा के वापस बाउंस बैक होगा तो उसके बैक साइड पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट, और एब्सेंस ऑफ लाइट की ही वजह से बैक पे क्या बन जाएगा, शैडो फॉर्मेशन। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जो कि पार्टिकल नेचर इस चीज़ को सेटिस्फाई कर पा रहा था, इसलिए शैडो फॉर्मेशन भी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट में शामिल हो गया। क्लियर। नेक्स्ट अब हम कहते हैं रिफ्रैक्शन भी प्रूफ करवाया। रिफ्रैक्शन कैसे प्रूफ करवाया, रिफ्रैक्शन प्रूफ करवाने के लिए बेटा कॉन्सेप्ट क्या दिया गया, न्यूटन ने कहा कि भाई जब लाइट पार्टिकल्स इसमें से आ रहे हैं, अगेन मैं उसको फिगर में ही समझाता हूँ आपको, कि जब लाइट पार्टिकल्स आ रही हैं इसमें से, इस तरह से ये लाइट पार्टिकल आए और लाइट आके इस पर स्ट्राइक किया। अब सपोज कर लीजिए कि मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाफ पार्ट कर देता हूँ, ये वाला जो साइड था ये हमारे पास क्या था, ओपेक मटेरियल था, ठीक है, ये ओपेक, ये सॉरी ट्रांसपेरेंट है, और ये वाला जो ग्लास था वो हमारा ओपेक है। तो ओपेक में तो टकरा कर वापस बाउंस बैक हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गई। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर टकरा कर वापस बाउंस बैक नहीं होगी बल्कि इसके अंदर से पेनिट्रेट हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ही ये है, पेनिट्रेट हो जाना, ठीक है, या पासिंग थ्रू अ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, रिफ्रैक्ट हो जाना, पेनिट्रेट हो जाना, पास आउट हो जाना, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट यहाँ से क्या होगी, ऐसे ही पास होगी। अब यहाँ पर पास होगी लाइट, जो है वो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा शो करूं कि लाइट जब इसमें एंटर होगी तो लाइट क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है, और बैंड होने के बाद जब दोबारा से इमिट आउट होगी तो वापस नॉर्मल हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको मज़ीद डिटेल में जब हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन समझेंगे चैप्टर नंबर 10 में, तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल छोटे से मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि जब कभी भी लाइट लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो लाइट के जो एंगल है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल रे बैंड हो जाता है, और जब डेंसर से लाइटर की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे हो जाती है, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर चुका हूँ, लेकिन हम जब आगे जाके दोबारा चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे तो वहाँ मैं अगेन आपको ही समझाऊँगा। तो रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट भी आ गया। अच्छा, अब हो सकता है आपके माइंड में एक बात आए कि सर पार्टिकल नेचर कहा, न्यूटन ने क्या कहा, पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर होकर ये एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के अंदर कैसे चला गया। बात समझ में आई क्वेश्चन मेरा, कि भाई ये भी एक मैटर है, गिलास भी मैटर ही है ना,
और ये भी एक मैटर है। मैं अगर एक मैटर को दूसरे मैटर में स्ट्राइक करवाता हूँ तो स्ट्राइक करके तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाना चाहिए, ये इसके अंदर से कैसे पेनिट्रेट हो गया, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कैसे हुआ, ये देखो न्यूटन ने इसको कैसे समझाया। आपने चैप्टर नंबर 7 के अंदर और 6 के अंदर ये डिस्कस करके आ चुके हो, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन डिस्कस किया है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में क्या होता है कि हैवी पार्टिकल लाइटेस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो हैवी पार्टिकल लाइटेस्ट पार्टिकल की तरफ जो अट्रैक्ट करता है, उस अट्रैक्ट करने को ही न्यूटन समझाया कि भाई देखें ये लाइटेस्ट पार्टिकल है, कोई हैवी है, कोई लाइट है, कोई बहुत ज़्यादा छोटा है, इस नॉर्मल इसके जो है वो डिफरेंट साइज़ हैं कॉर्पस्कल्स के। जब ये इसे करीब आते हैं तो ये जो लार्जर मटेरियल है, ये द ग्लास है, एक ऑब्जेक्ट है, ये उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो कैप्चर करने ये पार्टिकल्स के अंदर जो है वो कैप्चर हो जाएंगे या इसके अंदर से पेनिट्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए न्यूटन ने डिस्क्राइब किया कि हैवी पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है जी। तो ये होगा उसके कोई प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट। लेकिन बहुत सारी बातें इसके अंदर ऐसी भी थी जो कि उस वक्त 16th सेंचुरी के वक्त तो हमें लगा ठीक है, लेकिन बाकी बातें भी ऐसी थी जो कि न्यूटन की बात को सेटिस्फाइड नहीं करवा पा रही थी, इस थ्योरी को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वो कौन सी बातें थी, जैसा कि हम नॉर्मली देखते हैं, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी आपको समझाया कि मुझे डिफरेंट कलर्स जो अगर नज़र आ रहे हैं, जैसे मैं अपने सराउंडिंग में अगर देखूं मुझे डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मेरे पास जो है वो टाई कलर ब्लैक नज़र आ रहा है, मुझे अपनी शर्ट कलर रेड नज़र आ रहा है, बोर्ड में मुझे ग्रीन ब्लू ब्लैक डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं ना। ये चीज़ें कैसे नज़र आ रही हैं, लाइट की वजह से। स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो न्यूटन से भी क्वेश्चन हुआ कि भाई डिफरेंट कलर्स कैसे नज़र आ रहे हैं, आप अगर मैटर कह रहे हैं तो। फिर उन्होंने बात समझाई कि जो टाइनी पार्टिकल हैं उसके अंदर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स, ठीक है। कलर्स के जो रिस्पॉन्सिबल है वो कर्पस्कल्स की साइज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई छोटा साइज़ के कर्पस्कल्स है, कोई लार्जर है, कोई बहुत बड़ा है, तो डिफरेंट साइज़ ऑफ कर्पस्कल्स की वजह से लाइट की कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और कलेक्टिवली हम इसको देखते हैं तो वो वाइट लाइट लगती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो न्यूटन ने एक्सप्लेन की। इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी थे जो कि अनप्रूव्ड थे। वो अनप्रूव्ड कैसे थे कि न्यूटन की बात को एक्सप्लेन नहीं करवा पा रहे थे। वो क्या थे वो हम देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अनप्रूव्ड एक्सपेरिमेंट। अनप्रूव्ड एक्सपेरिमेंट कौन सा था बेटा? अनप्रूव्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने देखा होगा, मैं पहले कुछ लिख देता हूँ एक्सपेरिमेंट्स के नाम, नेचर ऑफ लाइट, देन मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसमें शामिल थे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंस में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, अनफेरेंस में आपको इंटरफेरेंस समझाऊं। देखिए ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं ना, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, डिस्पर्जन है, डायफ्रैक्शन है, ये आपके जो है वो इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं पूरे, ठीक है। तो हम उसको डिटेल में वहाँ डिस्कस करें, यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल आपको व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इंटरफेरेंस का वर्ड ही शो कर रहा है, इंटरफेयर होना, एक दूसरे के अंदर मदाखलत करना, एक दूसरे में इंटरफेयर हो जाना। वो कैसे होता है? देखिए दो लाइट्स, तो हम देखते हैं कि अगर मैं इस रूम की बात करूँ, एक लाइट सोर्स हमने यहाँ रखी हुई है, एक लाइट सोर्स यहाँ पर रखी हुई है, इस रूम में भी लाइट आपस में एक दूसरे में मर्ज हो पा रही है, ऐसा ही है। तो अगर मैं लाइट को मैटर नेचर मानूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो ये दो पार्टिकल हैं, ठीक है। दो पार्टिकल कर्पस्कल्स पार्टिकल है, एक पार्टिकल इस लाइट से आ रहा है, एक पार्टिकल इस लाइट से आ रहा है, दोनों ने आकर एक दूसरे के अंदर क्या किया, कोलाइड किया। ये कितनी ही स्पीड से कोलाइड हो जाए, क्या ये एक दूसरे के अंदर जो है वो मर्ज हो सकेंगे?
डेफिनेटली मैटर है ना। क्या ये मिलकर एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे? कभी भी नहीं हो सकते। आप कितनी स्पीड्स को मर्ज कर, लेकिन ये मर्ज नहीं होंगे। लेकिन अगर ये मैटर नहीं हो, अगर ये एनर्जी हो या ये वेव हो, तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। इसीलिए ये उस वक्त न्यूटन की थ्योरी को सेटिस्फाइड या सजेस्ट नहीं करवा पा रहे थे। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है वो अनप्रूव्ड एक्सपेरिमेंट था न्यूटन के थ्योरी के हिसाब से। क्लियर? उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट के अंदर मैं दोबारा आपको जनरली बता दूँ, इसको हम डिटेल में आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। पोलराइजेशन का मतलब है पोल्स जनरेट करना। भैया पोल्स का मतलब क्या? अब ये हम इलेक्ट्रिक चार्जेस तो बात नहीं कर रहे कि हमने पॉजिटिव चार्ज अलग कर दिया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर लाइट की बात हो रही है। लाइट के अंदर बेसिकली इस वक्त हमें मालूम है आफ्टर 20th सेंचुरी के लाइट के अंदर भी दो कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और एक मैग्नेटिकल कंपोनेंट्स। तो बेटा हम उन कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। पोलराइजेशन में उन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा रहा होता है। तो हम उस पोलराइजेशन को भी हम पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैटर होती तो मैं डेफिनेटली एक मैटर को अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं तो डेफिनेटली ये वही मैटर रहेगा, ऐसा ही है ना। लेकिन मैं जब लाइट की बात करता हूं, अगर लाइट के पोल्स बनाता हूं तो लाइट के पोल्स में डिफरेंट हो जाएगा। उसमें एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अलग कर सकता हूं मैं और मैग्नेटिकल कंपोनेंट अलग कर सकता हूं। लेकिन जबकि मैटर में ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैटर में अलग कर भी दो तो वो अलग अलग क्वांटिटी नहीं बनेगी, वो एक ही जैसी क्वांटिटी। ये भी मैटर, ये भी वही प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट, ये भी वही प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन लाइट को मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा तो ये अलग पोल बन जाएगा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये मैग्नेटिकल कंपोनेंट बन जाएगा, वो लाइट के अंदर होता है। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट भी न्यूटन की थ्योरी को सजेस्ट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट है, और भी सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो कि हम डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स थे आपके जो अनप्रूव्ड एक्सपेरिमेंट्स थे। क्लियर? तो ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो है वो एक बात और, क्योंकि मैंने अनप्रूव्ड की बात कर रहा हूँ, अभी न्यूटन के डीमेरिट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डीमेरिट्स के अंदर एक पॉइंट और था कि वो पॉइंट क्या था? देखिए न्यूटन ने किस पे काम किया था, आप 8 चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूटन ने काम किया था साउंड के ऊपर भी काम किया है ना। ठीक है, जिसमें जो है वो न्यूटन ने साउंड पे स्पीड ऑफ साउंड भी बताई थी, स्पीड ऑफ साउंड पे भी काम किया। तो उस स्पीड ऑफ साउंड के लिए न्यूटन ने क्या बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच मच फास्टर देन सॉलिड, देन द लिक्विड, देन द गैस, एंड देयर इज़ नो ट्रैवलिंग ऑफ द साउंड इन द वैक्यूम। ये न्यूटन ने बताया था कि भाई सॉलिड में बहुत तेज़ होगी। जैसे आप सपोज करें ना कि बहुत दूर से जो है वो कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है, किलोमीटर्स दूर, आपको उसका साउंड सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप ज़मीन पर जो है वो अपने कान रखकर उसको सुनेंगे, ज़मीन से अपने कान को लगाकर उसको सुनेंगे, तो उसकी वाइब्रेशन से, उसके साउंड से आपको पता लग जाएगा भाई ट्रेन वगैरह आ रही है। तो सॉलिड में जो साउंड है वो पहले मूव कर सकता है, फास्टर मूव कर सकता है देन द लिक्विड, और गैस में और भी कम करता है। तो न्यूटन ने एक ड्रॉबैक कर दिया। न्यूटन का इसको डीमेरिट्स कह लीजिए, ड्रॉबैक कह लीजिए। न्यूटन की थ्योरी का एक ड्रॉबैक और हमारे पास सामने आया। न्यूटन ने क्या कहा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, मैं यहाँ कर देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगी, उससे कम जो है वो लिक्विड में होगी, और उससे भी कम जो है वो गैस के अंदर होगी। ठीक है, लेकिन एक बात और बताए, अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो देयर इज़ नो एनी या नो ट्रैवलिंग, ये तो ठीक है, इसमें लिखा है नो ट्रैवलिंग इन वैक्यूम। ठीक है, अगर ये चीज़ माने सॉलिड में ट्रैवलिंग हो रही है, लिक्विड में थोड़ी सी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पार्टिकल कम हो रहे हैं। तो इस हिसाब से तो वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होते, स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं होते, वहाँ लाइट ट्रैवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स थे किसके? ये न्यूटन के ड्रॉबैक थे। ठीक है, और ये सारी डेफिनेशन थी न्यूटन की। तो हम इसको जो है वो एक जल्दी से कंक्लूजन कर लेते हैं। कंक्लूजन में आपको क्या समझाया कि लाइट एक मिस्ट्री सी ऑब्जेक्ट है जिस पे मोर देन 30 साइंटिस्ट ने काम किया। हम जस्ट 5 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें नंबर 1 थ्योरी हमने पढ़ी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी किसने दी थी? न्यूटन ने।
एयर क्या था 16th सेंचुरी में दी थी। उसके अलावा लाइट को उन्होंने टाइनी पार्टिकल कहा जिसका मास नहीं था, परफेक्टली इलास्टिक थे और उनको करपस्कुलर पार्टिकल्स का नाम दिया। ठीक है, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई थी और वो कहाँ से हमें जनरेट होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके अलावा प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट में प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और शैडो फॉर्मेशन उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करवाया। और कुछ एक्सपेरिमेंट जो नहीं प्रूव करवा सके वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन, डिस्पर्जन एंड डायफ्रैक्शन थे। उसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट में भी उनका एक ड्रॉबैक ही था, वो ये अगर ड्रॉबैक नहीं, मतलब अगर ड्रॉबैक ना होता तो मैं डेफिनेटली इसको ऊपर लिखता, ये ड्रॉबैक में शामिल है इसलिए मैंने अनप्रूफ के साथ लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट सॉलिड में उन्होंने कहा तेज़ होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, गैस में और कम हो जाएगी। ठीक है, और वैक्यूम में कोई ट्रैवलिंग नहीं होगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, करपस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद कल जो है वो हम जो नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उसमें हम जो है वो हाइजीन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और मैक्सवेल और मैक्स प्लैंक की थ्योरीज में डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। ठीक है।